सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं विनीता पंत, मनोविज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आओ सीखे मनोविज्ञान की श्रृंखला में आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष की प्रथम पुस्तक की इकाई 4 का विषय प्रत्यक्षण के बारे में समझाऊंगी। आज हम देखेंगे कि संवेदन तथा प्रत्यक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, इनमें क्या अंतर है तथा इसका स्वरूप कैसा है। तो शुरुआत करते हैं प्रत्यक्षण से। प्रत्यक्षण की जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे सामने जो भी चीजें उपस्थित हैं उनसे जुड़ी हुई यह प्रक्रिया है और संवेदन तथा प्रत्यक्षण आपस में साथ साथ चलते हैं, लेकिन यह आपस में बहुत भिन्न प्रक्रियाएं होती हैं। प्रत्यक्षण व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक क्रियाओं का एक आधार है। इसे एक जटिल मानसिक क्रिया माना जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों या सेंस ऑर्गन द्वारा वातावरण में उपस्थित वस्तुओं अथवा घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करता है। अब प्रत्यक्षीकरण की बात करने से पूर्व हम संवेदन को भी समझना महत्वपूर्ण समझते हैं। संवेदन का अर्थ हुआ कि जब हम अपने आसपास के उद्दीपकों का यानी स्टिमुलस का आभास मात्र करते हैं, उनका जब हमें आभास होता है तो हम उसे संवेदन की प्रक्रिया कहते हैं। प्रत्यक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो संवेदन की प्रक्रिया के बाद आती है। जब संवेदन में अर्थ जुड़ जाता है तो हम उसे प्रत्यक्षण की संज्ञा दे देते हैं। यानी अगर हम इसे सरल शब्दों में देखें तो हम कह सकते हैं सेंसेशन प्लस मीनिंग इज इक्वल्स टू परसेप्शन। यानी संवेदन और उसमें जब हम अर्थ जोड़ देते हैं तो वह प्रत्यक्षीकरण माना जा सकता है। अगर हम प्रत्यक्षीकरण की परिभाषाओं की बात करें तो एटकिंसन तथा हिलगार्ड ने इसको परिभाषित करते हुए बताया है कि प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं तथा इन्हें संगठित करते हैं। अर्थात प्रत्यक्षीकरण में जो भी हमारे उद्दीपक होते हैं उनकी व्याख्या एवं उनका एक संगठित रूप देकर उसको इंटरप्रेट करना, ये जो प्रक्रिया होती है ये इन्वॉल्व होती है। जबकि जो संवेदन होता है या सेंसेशन होता है उसमें व्याख्या नहीं की जाती है। अब इस प्रक्रिया में हम समझने का जब हम इसको प्रयास करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे उद्दीपक, अनुक्रिया, ज्ञानेंद्रिया, जिनको समझना हमें आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं उद्दीपक या स्टिमुलस क्या है। उद्दीपक का अर्थ होता है कि हमारे वातावरण में कोई भी उपस्थित वस्तु, घटना या किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन हो रहा है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों या हमारे सेंस ऑर्गन्स को प्रभावित करता है उसको हम उद्दीपक या स्टिमुलस कहते हैं। जैसे आपको आंखों से जो चीज दिखाई दे रही है वो आपके आईज के लिए आपके एक स्टिमुलस है। अगर आपको गर्म ठंडा अपनी त्वचा से महसूस हो रहा है तो वो भी आपके लिए एक स्टिमुलस या उद्दीपक है। आपको कानों से जो आवाजें सुनाई दे रही हैं वो भी आपके लिए उद्दीपक हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनसे हमें जो भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है वो हमारे लिए उद्दीपक का कार्य करती है। प्रतिक्रिया क्या होती है? जो उद्दीपक हमें प्राप्त होता है उसके प्रति व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है उसका आभास होने पर या उसकी व्याख्या करने पर, उसका प्रत्यक्षीकरण करने पर, तो उस प्रतिक्रिया को हम उस व्यवहार को हम प्रतिक्रिया या रिस्पांस कहते हैं। अब ज्ञानेंद्रियों की बात आती है यानी कि सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन से आप सभी समझते होंगे, बचपन से हम पढ़ते आते हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। बच्चों को भी ये पढ़ाया जाता है जिसमें कि हम देखते हैं विजन है, हियरिंग है, स्मेल है जिसको ऑल्फेक्शन बोला जाता है, टेस्ट है जिसको गस्टेशन बोला जाता है, या टच है जिसको सोमैटो सेंसेशन बोला जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं हमारे पास 5 हम नॉर्मली सेंस की बात करते हैं कि हमारे पास दृष्टि है, श्रवण है, गंध है, हमारे पास स्वाद है तथा स्पर्श है। परंतु प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन करते समय मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ अन्य ज्ञानेंद्रियां हैं जिनका रोल प्रत्यक्षीकरण में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि वेस्टिबुलर सेंस जो हमें बैलेंस या संतुलन का ज्ञान देता है, संतुलन की जानकारी देता है, उसको भी हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं।
फिर दूसरा है जो प्रोप्रियोसेप्शन होता है, यानी हमें बॉडी पोजीशन, हमारी जो शरीर है उसकी क्या स्थिति है उसकी जानकारी देता है। फिर जो हमारा काइनेस्थेटिक सेंस होता है वो हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है उसकी जानकारी हमें देता है। उसके अलावा नॉनिसेप्शन जो होता है वो हमें दर्द से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कराता है। और थर्मोसेप्शन जो होता है वो हमारे शरीर में हमें टेम्परेचर से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो प्रदान करता है। इस प्रकार इतने तरह की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो हमारे लिए ग्राहक का काम करती हैं और हमारे शरीर को इनसे जुड़े हुए जो भी जानकारी होती है वो प्राप्त कराती हैं। मॉरिस ने संवेदन का जो परिभाषा दी थी उसमें उन्होंने बोला था कि संवेदन से तात्पर्य है दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, संतुलन, स्पर्श तथा दर्द के ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त मौलिक संवेदी आंकड़ों से। यानी आप इसमें देख रहे हैं कि उन्होंने स्पर्श के साथ साथ स्वाद, संतुलन, दर्द आदि ज्ञानेंद्रियों को भी जोड़ा और उन्होंने बताया कि इन सब से जुड़ा हुआ जो जानकारी हमें प्राप्त होता है, आंकड़े हमें प्राप्त होती हैं, उनको संवेदन की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हमने देखा उद्दीपक, प्रतिक्रिया तथा जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनका परसेप्शन में कितना महत्वपूर्ण रोल है। अब प्रत्यक्षीकरण की बात करते हुए हम उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्यक्षीकरण हमने समझ लिया कि संवेदन यानी जो आभास मात्र हुआ किसी चीज का और उसमें जब हमने उसका अर्थ जोड़ दिया तो उसको हमने प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्षण की प्रोसेस बोल दिया। अब प्रत्यक्षीकरण की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे प्रथमतः हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। जब तक आपके सामने कोई उद्दीपक उपस्थित नहीं होगा, कोई स्टिमुलस आपको एक एज अ ग्राहक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तब तक आपकी प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी। दूसरा हम कहेंगे कि उद्दीपक जो है वो तात्कालिक अनुभव कराता है, यानी आपके सामने जो हो रही है, सामने जो भी प्रक्रिया हो रही है, सामने जो भी आपके स्टिमुलस प्रेजेंट है उससे जुड़े हुए अनुभव ही आपको प्राप्त होंगे, तो यह तात्कालिक अनुभव की प्राप्ति कराता है। तीसरा हम कहेंगे कि सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। यह सक्रिय मानसिक प्रक्रिया कैसे है कि आपका जो मस्तिष्क है प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रूप से काम करता है। आप किसी चीज को देख रहे हैं या किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं तो आप केवल उसको देख ही नहीं रहे होते हैं, आप उसकी व्याख्या कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ आप उससे जुड़े हुए जितने भी आपके पूर्व अनुभव होते हैं उनको भी रिकलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा तो उससे जुड़े हुए आप उसकी विशेषताओं का भी प्रत्यक्षीकरण करेंगे। फिर हम कहेंगे प्रत्यक्षीकरण की विशेषता में कि यह उद्दीपक को संगठित करके देखता है। तो जब भी हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो हम जो भी उद्दीपक अलग अलग भी हमें मौजूद मिल रहे होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं संगठित रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको अलग अलग रूप में देख रहे हैं, बल्कि हमारा एक नेचर होता है कि हम उनको एक संगठित रूप में, यूनाइटेड फॉर्म में देखते हैं। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति का फेस देखते हैं, मुख देखते हैं उसका, तो आपको अलग अलग अंग दिखेंगे। आपको आंख दिखेगी, नाक दिखेगी, होंठ दिखेंगे, कान दिखेंगे, लेकिन आप उन पे अलग अलग ध्यान न देते हुए आप उसको एक पूरे मुंह के रूप में, पूरे मुख के रूप में देखेंगे, यानी पूरे फेस को आप संगठित रूप में देखेंगे। और इसके अलावा प्रत्यक्षीकरण जो है वो एक चयनात्मक प्रक्रिया है, सेलेक्टिव प्रोसेस से हम कहेंगे। सेलेक्टिव ऐसे है कि एक समय में आपके सामने बहुत सारे उद्दीपक मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आंखों से दिखाई दे रहा है तो आपको कानों से नहीं सुनाई देगा, या आपको कानों में कुछ आवाज आ रही है तो आपको आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है उस समय, बल्कि आपको एक साथ बहुत सारे उद्दीपक मिलते हैं। हमारा जो मस्तिष्क होता है वो सेलेक्टिव प्रोसेस के थ्रू उन चीजों का सिलेक्शन करता है, उनका चयन करता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अवधान का भी रोल हो जाता है, अटेंशन की प्रोसेस जो है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हम जिस चीज पे ध्यान देते हैं वो उसी चीज का हमें प्रत्यक्षण होता है। जैसे आपको अगर क्लास में आप हैं तो बहुत सारी आवाज आ रही है क्लास में, परंतु टीचर ने अगर आपका नाम लिया तो आपको वो सबसे पहले सुनाई देगा, बाकी आवाजें आप इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान अपने नाम पर होगा, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा। फिर हम देखते हैं कि प्रत्यक्षीकरण एक आत्मगत प्रक्रिया है, यानी सब्जेक्टिव प्रोसेस है। तो सब्जेक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब हुआ कि प्रत्यक्षीकरण में जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, जो व्यक्ति की मनोवृत्तियां होती हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। यानी आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, आपका उस चीज के प्रति कैसा एटीट्यूड है, इसका भी आपके प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। तो किसी चीज को आप जो देख रहे हैं हो सकता है दूसरा उसको दूसरे नजरिए से देख रहा हो।
तो आपने यहाँ पे एक तुलसीदास जी की चौपाई सुनी होगी जिसमें हम कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया से जोड़ते हैं तो समझेंगे कि ये बताया जा रहा है कि जैसी आपकी भावना होगी वैसा आप प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं उस चीज का। तो देखा जाता है कि प्रत्यक्षीकरण में आपके अनुभवों का और आपकी मनोवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह एक आत्मगत प्रक्रिया है। फिर हम देखते हैं कि प्रत्यक्षीकरण जो है उसमें स्थिरता की विशेषता होती है। स्थिरता की विशेषता का अर्थ है कि प्रत्यक्षीकरण जो होगा उसका जो आकार है, मतलब जिस चीज का आप प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं उस चीज का क्या आकार है, उसका रूप क्या है, उसका रंग कैसा है, उसकी चमक कैसी है इत्यादि जो उसकी विशेषताएं होती हैं वो आपकी हमेशा स्थिर रहेंगी। मतलब आपने देखा है कि आपने अगर लाल रंग का गुलाब सामने से देख रहे हैं तो वो भी आपको लाल दिख रहा है, अगर आप उसको कहीं दूर जाके देख रहे हैं तब भी आपको वो लाल दिखेगा। उसका जो शेप होगा, आकार होगा, वो भी आपको वैसा ही दिखेगा आसपास से दूसरे एंगल से। तो प्रत्यक्षीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं स्थिरता पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि प्रत्यक्षीकरण में कौन कौन सी प्रक्रियाएं, कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं या किस प्रकार की प्रक्रियाएं जो होती हैं इसमें सन्निहित होती हैं। जैसे ग्राहक प्रक्रिया जो होती है वो प्रत्यक्षीकरण की पहली प्रक्रिया हम मान सकते हैं। कैसे कि प्रत्यक्षीकरण के दौरान सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्ञानेंद्रियों से हमें जानकारी मिलती है। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो किसी उत्तेजना को ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो भी बाहर उद्दीपक आएगा उसका जो प्रभाव है सबसे पहले सेंस ऑर्गन पर पड़ेगा। उसके फलस्वरूप हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और जो तंत्रिका आवेग बनेगा वो तंत्रिका आवेग हमारे संवेदी स्नायुओं के द्वारा हमारे ब्रेन में कॉर्टेक्स पे पहुंचेगा और वहां से जो भी प्रतिक्रिया होनी है वो हमें मिलेगी और फिर उसी का रिस्पॉन्स बॉडी में रिसेप्टर्स के थ्रू जाएगा, रिस्पॉन्स ऑर्गन्स के थ्रू वहां तक पहुंचेगा। अब दूसरी जो प्रक्रिया यहाँ पे सन्निहित होती है उसको हम कहते हैं प्रतीकात्मक प्रक्रिया। प्रतीकात्मक प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यक्षण को एक प्रतीकात्मक रूप में देखा जाता है। जैसे किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं तो उसका आप प्रतीकात्मक संबंध जो आपके पूर्व अनुभव होते हैं उनसे जोड़कर देखते हैं। जैसे अगर आपको जैसे गुलाब का उदाहरण दिया था, तो अगर आपने किसी गुलाब को देखा तो उस गुलाब को अगर आप देख रहे हैं तो उससे जुड़े हुए जो आपके पूर्व अनुभव होंगे वो भी आपके कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे। जैसे आपको कभी किसी ने गुलाब भेंट किया होगा, गिफ्ट दिया होगा, तो आप उसकी जो याद है वो भी आपकी वहां पे मेमोरी आ जाएगी। उस गुलाब से जुड़े हुए आपको पता है कि गुलाब जो है वो एक लव का सिंबल है, प्रेम का सिंबल है, तो आपके अंदर उस तरह की जो भावना है वो भी आएगी। उसके साथ अगर कोई आपके साथ दुखद अनुभव रहा है गुलाब से जुड़ा हुआ तो आपको वहां पे वो वाली चीज, उसकी मेमोरी भी आ जाएगी। तो इस तरीके से जो आपका प्रतीकात्मक संबंध है वो जुड़ा हुआ, गुलाब से जुड़ा हुआ जो भी संबंध होगा वो आपको वहां पे याद आ जाएगा। उसके अलावा कोई तथ्य अगर आपने सुना है गुलाब से संबंधित कि गुलाब ऐसा होता है, गुलाब में ऐसा होता है, तो वो भी यहाँ पे आपको तुरंत याद आ जाएगा। फिर जो तीसरी प्रक्रिया यहाँ पे जुड़ी होती है प्रत्यक्षीकरण में वो है भावनात्मक प्रक्रिया। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि अगर आपका गुलाब से कोई ऐसी बुरी घटना आपकी जुड़ी हुई है तो गुलाब देखते ही आपके दिमाग में वो बुरी घटना आ जाएगी और आपको दुखद अनुभव हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई घटना आपके साथ नहीं हुई है तो आपने सिर्फ सुना है कि गुलाब जो है वो एक प्रेम का प्रतीक है, लव का सिंबल है, तो आप गुलाब को देख के खुश होंगे, आपको उसको देख के अच्छा अनुभव होगा, खुशी का भाव आपका जुड़ेगा और हो सकता है कोई भी किसी भी प्रकार का भावना महसूस हो आपको। तो कहीं ना कहीं भावनात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण में जुड़ी होती है। फिर एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में आती है। जैसे एकीकरण में आपको संगठित प्रक्रिया का जो उदाहरण दिया था उसी से हम इसको जोड़कर देख सकते हैं कि अलग अलग इकाइयों को ना देखते हुए आप उसे एक पूरी होल यूनिट के रूप में देखते हैं। जैसे अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हैं तो गाड़ी के पहिए अलग नहीं हैं, गाड़ी का शीशा, गाड़ी की बॉडी वो अलग अलग नहीं है, बल्कि आप उसे एक पूरी गाड़ी के रूप में देखेंगे। और जैसे आपको फेस का एग्जांपल दिया था, आंख, नाक, मुंह को आप अलग अलग ना देखते हुए पूरे मुंह को एक
यूनिट के रूप में देखेंगे तो उसको हम एक एकीकरण की प्रक्रिया में रखते हैं कि प्रत्यक्षीकरण में एकीकरण की प्रक्रिया होती है। जैसे बच्चों को हम क्या करते हैं, जब बच्चे लेटर सीख रहे होते हैं बनाना, ABCD आ ई सीख रहे होते हैं, तो उनको स्टार्टिंग में जब लिखना सिखाया जाता है तो उनको डॉट 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 करके शेप दिया जाता है और उसको बच्चे जोड़ के उस लेटर का फॉर्म दे देते हैं। तो अगर आपको ए लेटर को डॉट 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 फॉर्म में दिखाया जाए तो आपकी नजर में वो ए ही आएगा। तो आप कहीं ना कहीं उन डॉट्स को संगठित कर लेंगे और उसको एक इकाई का रूप देते हुए उसको ए रीड करेंगे। तो ये एकीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे आती है। तो इस प्रकार आपने गुलाब के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कहीं कैसे हमने एक ग्राहक की प्रक्रिया के रूप में, प्रतीकात्मक प्रक्रिया के रूप में, भावनात्मक प्रक्रिया के रूप में और एकीकरण प्रक्रिया के रूप में प्रत्यक्षीकरण किया। अब अगर हम प्रत्यक्षीकरण और संवेदन को देखें तो ये भिन्न तो होते हैं, साथ साथ चलते हैं, लेकिन इनमें भिन्नता होती है। तो इनमें क्या भिन्नता है इसको हम समझते हैं। संवेदन जो होता है उसमें हम बोलते हैं कि इसमें उत्तेजन का केवल आभास मात्र होता है, जबकि प्रत्यक्षीकरण जो होता है उसमें केवल आभास नहीं होता बल्कि आभास के साथ अर्थ भी जुड़ा होता है। वहीं जो संवेदन होता है उसको सरल मानसिक प्रक्रिया बोला जाता है, जबकि प्रत्यक्षीकरण को जटिल मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। संवेदन जो है उसमें किसी भी वस्तु का या जो भी उत्तेजन है उसका अर्थहीन ज्ञान होता है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में हमें किसी भी वस्तु का, किसी भी घटना का सार्थक अनुभव होता है और उसमें अर्थ जुड़ा होता है। संवेदन जो होता है वो केवल अधिकतर बाह्य उत्तेजना से जुड़ा होता है, जबकि प्रत्यक्षीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें बाह्य के साथ साथ आंतरिक मानसिक क्रियाएं भी जुड़ी होती है। इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं भी जुड़ी होती हैं। जैसे आपने देखा कि रिसेप्टर जो है वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल बन रहा है, न्यूरॉन वहां तक इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है, फिर वहां से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है और आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। उसके अलावा आप प्रत्येगात्मक प्रक्रिया तथा भावनात्मक प्रक्रियाएं जो है वो भी वहां पे जुड़ रही हैं। तो आपके कॉर्टेक्स में अलग अलग जो सिग्नल हैं वो जा रहे हैं और उससे जुड़े हुए जितने भी एहसास हैं, जितने भी रिस्पॉन्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। तो पूरी कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है। तो इस प्रकार हमने जाना कि संवेदन क्या है, संवेदन तथा प्रत्यक्षीकरण में क्या अंतर है, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। अब अगली कक्षा में हम प्रत्यक्षीकरण की अन्य सिद्धांतों तथा उसके स्वरूप को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।